हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का सब्जेक्ट नेचुरल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर आज 14 मार्च 2022 को हुआ है उसकी आंसर की को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के जो मार्क्स है 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है और 2 घंटे इसका समय है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हिंदी मीडियम में बताऊंगी, साथ साथ में इंग्लिश मीडियम में आप समझ जाइएगा कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है और उसकी संरचना बतानी है। तो सबसे जो सरल हाइड्रोकार्बन है उसका नाम है मीथेन और उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके बीच में कितने कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यकता होगी, और इसी तरह सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे कितने हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यकता होगी। तो फर्स्ट में देखो इस तरह से हमें 4 हाइड्रोकार्बन की जरूरत होगी, जबकि ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर हमें 2 हाइड्रोकार्बन की जरूरत होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है लिथियम सोडियम पोटेशियम को उनके समान गुणों के आधार पर एक ही समूह में रखा गया है। उनके गुणों में क्या समानता है, ये सभी तत्व आवर्त सारणी के किस समूह में आते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये सभी धातु हैं। इसके हमें क्या लिखने हैं, समानता लिखनी है। 2 समानता लिखते हैं हम कि ये सभी क्या है, धातु है और इनकी संयोजकता सबकी क्या है, समान है। और आगे पूछा गया है कि किस समूह में है, तो ये कौन से ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहा गया है कि ओजोन एक जहरीली गैस है लेकिन फिर भी वह अति आवश्यक है। कार्य कैसे, क्योंकि सूर्य की यूवी किरणों से अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उससे हमें धरती पर आने से रोकने का काम करती है। ओजोन क्या है, एक जहरीली गैस है, फिर भी क्या करती है, सूर्य से जो यूवी रेज आती है उससे हमें बचाती है। और इसका हानिकारक ओजोन परत के अपक्षय मतलब ओजोन परत के घटने से क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है, तो इसके से त्वचा कैंसर हो सकता है, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो सकती है। तो ये था आंसर नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। पहले देखते हैं इसके और ऑप्शन में, और में एक क्वेश्चन था जिसमें कहा था जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल और अजैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको कुछ अंतर बताने हैं। तो देखो सबसे पहले जैव निम्नीकरण क्या है, जल्दी अपघटित हो जाते हैं, जबकि जो अजैव निम्नीकरण है वो जल्दी अपघटित नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं, जैव निम्नीकरण प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि अजैव निम्नीकरण क्या है, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लकड़ी या खाने पीने का जो सामान है या जो वेस्ट मटेरियल है वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप फूल पत्ती लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जैव निम्नीकरण में लिख सकते हैं, और जैव अनिम्नीकरण में आप प्लास्टिक से रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे है कि किसी विद्युत धारा प्रवाही नालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचनी है। तो आपको इसी तरह से बना के रेखाएं खींच देनी है यहाँ से। देखो इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन की समष्टि 10% सदस्यों में पाया जाता है और बी लक्षण किसमें है, 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रेट बी, जो लक्षण है वो हो जाएगा इसका बी। अब इसके अथवा में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। मानवों में नवजात शिशु के लिंग का अनुवांशिक रूप किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो देखो इसका किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा फीमेल, ये हो जाएगा मेल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर देंगे। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखना भूल गई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे मादा या फीमेल लिख देंगे और यहाँ पर नर लिख देंगे। तो 50-50% क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन का और का ऑप्शन का। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन में। देखो क्या कहा गया है कि मादा जनन तंत्र में युग्मनज कहाँ प्रत्यारोपित होता है। तो यूट्रस में लिख सकते हैं, लेकिन डिंब वाहिनी में, जो यूट्रस में वाहिनी होती है ना, डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको। सेकंड में देखो क्या कहा गया है, विकसित होता भ्रूण पोषण या ग्रहण व अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कैसे करता है, प्लेसेंटा के द्वारा। किस तरह करा जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो बीजाणुओं का निर्माण करता है, बीजाणुओं के अंकुरण और वृद्धि के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाता है, या उसके लिए अनुकूल परिस्थिति हमको लिखनी है। तो इसको देखो राइजोबियम या फंजाई जो है वो क्या करते हैं, बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो अनुकूल इसकी परिस्थिति क्या होगी, नम मौसम हो जाएगा। नम और आर्द्र अवस्थाएं जो है ये क्या करती हैं, ज़्यादा जल्दी क्या करती है, अनुकूल परिस्थितियां देती है बीजाणुओं के निर्माण के लिए।
बी देखिए, क्या होता है यदि कलिका सहित ब्रायोफिल्म का एक पत्ती जमीन पर गिर जाए? अगर जमीन पर गिर जाएगी तो क्या होता है, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, हम ये कहेंगे कि इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रायोफिल्म से एक नया पौधा, उसकी कलिका उसके अंदर उपस्थित है, इसके कारण से एक नया पौधा उग जाएगा। तो ये है 7th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन क्योंकि फिजिक्स का है तो हम इसका सिर्फ आंसर देख लेंगे। 26400 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 10 और या फिर 7.5 ओम हो सकता है, और इसमें कुल धारा देखते हैं कितनी आएगी, तो कितनी धारा आएगी, 0.75 इसकी धारा हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 क्वेश्चन में एक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है आपको। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड लॉन्गिट्यूड सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो किस तरह से बनाएंगे, आप लिख देंगे सेपल, पेटल लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे एंथर लिख देंगे, फिलामेंट लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे पिस्टल्स लिख देंगे, यहाँ पे स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। इस तरह से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन दिया गया है, गर्भ निरोधक विधियों को अपनाने के किन्हीं 2 कारणों की सूची बनाइए। क्या कॉपर टी या उसके उपयोगकर्ता को एसटीडी से सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिल सकती है? तो देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा, फर्स्ट में हम देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर कि अवांछनीय गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भ निरोधक किस लिए यूज किया जाता है, एक तो अवांछनीय गर्भावस्था को रोकने के लिए, उसके अलावा एसटीडी से मतलब सेक्सुअल जो डिजीज है उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इन जो गर्भ निरोधन विधियां हैं इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखो कॉपर टी क्या एसटीडी को रोक सकती है? देखो ऐसा नहीं है, कॉपर टी क्या है एसटीडी को नहीं रोक सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि एक्स और वाई दोनों समजातीय श्रेणी के कार्बन यौगिक है जिनका क्वथनांक दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, एक्स का है 65 और वाई का है 97। तो सबसे पहले इसके अणु का आणविक द्रव्यमान, किसके अणु का आणविक द्रव्यमान अधिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई का क्या है, आणविक द्रव्यमान अधिक होगा। क्या इनके रासायनिक गुण समान होंगे या भिन्न? हाँ, इनके जो रासायनिक गुण है वो भिन्न होंगे क्योंकि इनकी संरचना क्या है, अलग अलग है। अब इसी का एक बी पार्ट है। देखो बी पार्ट में क्या कहा गया है कि एल्केन की समजातीय श्रेणी के प्रथम 2 सदस्यों के रासायनिक सूत्र बताने हैं आपको। प्रथम 2 सदस्य देखो, एक तो हो जाएगा मेथेन, फिर एथेन C2H6 हो जाएगा और C3H8। 3 बता दिए मैंने, आपको सिर्फ 2 ही बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहा गया है कि Z एक परमाणु संख्या है जिसका क्या है, 16 है। Z की परमाणु संख्या क्या है, 16 है। अब बताइए कि इसके परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी होगी, 2, दूसरे में कितनी बदली जाती है, 8, और तीसरे में 6 हो जाएगी। अब इसकी संयोजकता मतलब कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और भी इसके अंदर आ सकते हैं, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है यहाँ पर कि इसकी आवर्त सारणी में समूह है, तो इसका ग्रुप कौन सा है, 16 इसका ग्रुप है, और आवर्त संख्या क्या है, 3rd इसकी आवर्त संख्या है। 4th में वह एक धातु है या अधातु, तो क्या है, ये एक अधातु है। और उसके बाद Z क्या है, ये है एक, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फर। 16 पर क्या आता है, सल्फर आता है। तो चाहे आप इंग्लिश में भी सेम कर लीजिएगा, आंसर ठीक ही है इनके। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखो जो एरो का मार्क है ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है ऊर्जा प्रवाह को या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किसको दिखाता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ऊर्जा प्रवाह। अब यहाँ पे पूछा है एक्स और वाई को कितनी एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ पे एक्स को मिलेगी 200 और जो छोटी मछली है वाई है वहाँ पे कितनी मिलेगी, 20 kg। उसके बाद देखो क्या कहा गया है सी में, अजैव रसायनों का संचयन किस स्तर पर सबसे अधिकतम होगा और क्यों? सबसे अधिकतम कहाँ पर होगा, बड़ी मछली में, क्योंकि जैव आवर्धन क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ एक्यूमुलेट होता रहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, जैव मछली या बायोमैग्निफिकेशन इंग्लिश में इसे हम कहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम देखो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। जीन के वंशानुक्रम क्रम का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में एक छात्र ने मटर के लंबे पौधे टीटी और मटर के छोटे पौधे टीटी की भी संकरण करवाया। तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधों की प्राप्ति हुई, संतति जो मिली। तो F1 में सभी संतति लंबे पौधों की क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि प्रभाविकता का नियम, कुछ जीन्स अपने आप को डोमिनेट करते हैं ट्रेड्स और कुछ करते हैं अपने आप को डोमिनेट रिसेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा, प्रभाविकता का नियम लगा। तो हमने ये वाला यहाँ पर बना देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो क्या कहा गया कि F1 पीढ़ी के सभी संतति पौधों के लिए जीन का प्रकार बताइए। तो F1 में क्या होगा, सभी के सभी जीनोटाइप किस तरह से हो जाएंगे, टीटी हो जाएगा। थर्ड देखिए, जब F1 पीढ़ी के, देखो क्या कहा गया है, जब F1 पीढ़ी में संतति पौधों का स्वपरागण कराया जाए। तो देखो F1 में किस तरह का था, ये F1 में किस तरह का था, देखो जरा,
F1 में TT था, इनका क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया। तो किस तरह के हमें पौधे मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो देखो TT आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें क्या कराना है यहाँ पर फिनोटिपिक, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फिनोटिपिक क्या होता है, जो दिखता है। तो 3 लंबे हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो हमें उसका नंबर बताना है, कितना हो जाएगा, 450 और 150 यहाँ पे रेशियो निकल कर आएगा। अब देखो इसका सी पार्ट में क्या कहा गया है, अथवा में है ये। जब F1 संतति के पौधे बोने मटर के साथ, जब F1 का क्या था, ये था, और बोने क्या है, ये, इनके बीच में संकरण करवाया जाता है, तो अपेक्षित फिनोटाइप क्या होगा। देखो फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, TT और TT, तो रेशो क्या आएगा, देखो फिनोटिपिक दिखाई देने वाले गुण कितने हो जाएंगे, लंबे भी और छोटे, उनका रेशो क्या आ जाएगा, 1:1। तो इस तरह के आप दिख देंगे, ये फिनोटिपिक हो, ये जीनोटिपिक हो जाएगा। और फिनोटिपिक में क्या होंगे, लंबे और छोटे। तो ठीक है, उसमें हम अगर दिखाएंगे तब भी रेशो दोनों में सेम ही आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि एक छात्र ने विद्युत मोटर का एक मॉडल बनाया जिसमें एक धुरी के ऊपर लिपटी तांबे के तार की एक कुंडली को चुंबक के ऊपरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में रखा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ABCD क्षैतिज है, तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम क्या करते हैं, ऐसे 2 उपकरणों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया गया है। तो क्या हो जाएगा, पंखा और फ्रिज, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखो क्या कहा गया है कि कुंडली को BC भुजा में प्रवाहित विद्युत धारा टर्निंग फोर्स में योगदान क्यों नहीं करती, क्योंकि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, इसीलिए BC जो है वो योगदान नहीं करती है। सी में देखिए, दी गई स्थिति में कुंडली को भुजा AB और CD पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, AB में ऊपर की तरफ और CD में नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इस मोटर में किए जा सकने वाले 2 परिवर्तन जिसमें कुंडली के घूमने की दर को बढ़ाया जा सकता है। 2 परिवर्तन बताने हैं, तो जैसे कि विद्युत धारा को हम क्या करें, विद्युत धारा को बढ़ा देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो ये यहाँ पे प्लेट्स ली गई है, इसको अच्छा मेटल हम अच्छी प्लेट लें तो भी इससे हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की देखो एक्टिविटी शीट, ये थी हमारी आज की आंसर की। तो अभी ये आंसर क्या ऑफिशियल नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी, ये तो हमने जनरली फटाफट इसको सॉल्व किया है, जैसे ही ऑफिशियली आंसर की आएगी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। इसी तरह की अलग अलग आंसर्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू गाइज।